नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद योगा में। दोस्तों आज की हमारी क्लास, आज का हमारा ये डिस्कशन बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों न केवल सीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि जनरल नॉलेज के लिए, बल्कि समाज के लिए आज का हमारा ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद सीरियस है। दोस्तों हम जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन आज की जो क्लास है, चाहे कोई नौकरी की तैयारी करता हो, चाहे कोई किसी प्रकार की भी परीक्षाओं की तैयारी करता हो या ना करता हो, दोस्तों आज की क्लास, आज का लेक्चर, आज का ये विषय सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को आज कि जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में संपूर्ण नहीं तो जनरल नॉलेज की ही जानकारी हो। दोस्तों बहुत व्यस्त जीवन है सबका, आजकल किसी के पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों हम ब्लॉग्स देखने में, हम रील्स मीम्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट आप मेरे साथ आज की इस क्लास में बस 5 मिनट बने रहें, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मज़ा आने लगेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों आज का हम हमारा समाज देखें, आज का हमारा समाज हम आसपास देखें, हम हमारे पूरे देश में देखें, हम हमारे शहर में देखें, हम हमारे मोहल्ले में देखें, तो हमें जो समाज दिखाई देता है वो किस प्रकार का समाज दिखाई देता है। क्या जो समाज हमें आज दिखाई दे रहा है, क्या ये सामाजिक व्यवस्था पहले भी थी? आज का हमारा समाज दोस्तों जातियों, वर्गों, धर्मों, पक्षों, इस प्रकार के कई सारे विभाजनों में बटा हुआ है। तो दोस्तों क्या आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते, क्या आप कभी ये जानना नहीं चाहते कि पहली बार इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं कब आई होंगी और किसने लागू की होगी और क्यों लागू की होगी? क्यों इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ें लाई गई होगी? क्या दोस्तों आप ये कभी नहीं सोचते कि पहली बार हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी जैसी सामाजिक विभेद करने वाली सामाजिक जो स्थितियां हैं ये कब पैदा हुई होंगी? क्यों इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी ये सारी चीज़ें लागू करनी पड़ी? क्यों लोगों को वर्गों में विभाजित करना पड़ा, जबकि दोस्तों सभी इंसान हैं? दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब है आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस डिस्कशन में दोस्तों, जिसका नाम है वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, दोस्तों आप आज जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल ये जो आप कैटेगरीज देखते हैं, उसकी नींव इस समय से डली है। दोस्तों सारी चीज़ें हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी। हमने आर्यों का आगमन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आर्य और मूल निवासियों का युद्ध पढ़ा। अब दोस्तों आर्यों का आगमन, आर्यों का मूल निवासियों के साथ संघर्ष हो गया, उनका भारत में पैर जम चुका है। तो दोस्तों वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था
अर्थात आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कि आर्य आपस में कैसे रहते हैं, आपस में उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, क्या उनका समाज है, क्या उनकी संस्कृति है। तो दोस्तों वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि आर्यों की सारी जानकारी हमें आर्यों के महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है। दोस्तों हर बार हर क्लास में इस ग्रंथ का मैं चित्र बनाता हूं जिसका नाम है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद ही हमें वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी देता है। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, 10,462 या 10,602 हमें डेटा देखने को मिलते हैं कि इसमें 10,462 मंत्र हैं। दोस्तों इस ऋग्वेद में पहले मंडल और 10वें मंडल, ये मंडल एकदम नए हैं। इसी ऋग्वेद में सामाजिक जो विभेदताएं हैं, जो सामाजिक विभाजन है, वो इसी ऋग्वेद में लिखा है। दोस्तों इसी वेद ने, इसी ग्रंथ ने भारत को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। दोस्तों इस ऋग्वेद के पहले मंडल को बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है। अज्ञात है कि किसी पार्टिकुलर ऋषि का नाम हमारे पास नहीं है। दोस्तों दूसरा मंडल इसका ग्रसमद ने लिखा है, तीसरा विश्वामित्र ने लिखा है, चौथा वामदेव ने, पांचवा अत्रि ने, और ऐसे करके इसके 10 मंडलों की रचना ऋग्वेदिक काल के ऋषि परिवार के लोगों ने की। और दोस्तों इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में या देव पुरुष सूक्त में पहली बार भारत में सामाजिक विभाजन की बात की गई है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता काल में ना कोई वर्ण व्यवस्था है, ना कोई जाति व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार से कोई विभाजन उस काल में किया गया होगा। लेकिन दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में या देव पुरुष सूक्त में पहली बार समाज के विभाजन की बात की गई। दोस्तों इस देव पुरुष सूक्त में ये लिखा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृत उरु तदस्य यज्ञ पद्माभ्यम शूद्रे अजायता। दोस्तों इस सूक्त ने भारतीय समाज की दुर्व्यवस्था कर दी, भारतीय समाज को विभाजित कर दिया, और जो व्यवस्था उस समय की गई वे व्यवस्था आज तक 2023 के इस महीने तक, अप्रैल तक, आज भी दोस्तों ये व्यवस्था हमारे देश में चल रही है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार भारतीय समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों इससे पहले हमारे देश में महिला और पुरुष में कभी कोई विभेद नहीं किया गया। किसी भी प्रकार से महिलाओं और पुरुषों में कोई असमानता हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसलिए सारी चीज़ों को मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूँ। चाहूँ तो मैं
इसको भी आपको एक कहानी की तरह सुना सकता हूँ, जैसा कि मैंने वशिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध को बताया है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये एक बेहद सीरियस टॉपिक है तो हम इसको बहुत अच्छे से समझें तो मज़ा आए। तो दोस्तों, इसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, अर्थात जो ब्राह्मण हैं वे मुख से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों देव पुरुष का अर्थ है, दोस्तों मैं यहां पर एक पुरुष लिख दे रहा हूं, आप समझना, ये एक पुरुष है। दोस्तों ऋग्वेद में एक देव पुरुष की कल्पना की गई है, एक ऐसे पुरुष की कल्पना की गई है जिसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, दोस्तों जिसके बाजुओं से, दोस्तों इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, इसके बाजुओं से क्षत्रिय, इसके जंघाओं से वैश्य और इसके पैरों से शूद्र। दोस्तों इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, इस पुरुष के भुजाओं से, इस पुरुष के बाजुओं से क्षत्रिय, इसकी जंघाओं से वैश्य और इसके पैरों से अर्थात तलवों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। इसकी नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार की कई सारी बातें ऋग्वेद के इस सूक्त में लिखी है। दोस्तों ऋग्वेद सामाजिक व्यवस्था की इस बात पर तो हमें जानकारी देता ही है, साथ ही साथ अनार्यों के साथ, अर्थात अनार्यों के साथ मतलब ये है कि अनार्य इस व्यवस्था से बाहर है। अनार्य अलग है और शूद्र अलग है। अनार्यों के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें असुर कहकर, उन्हें अमनुष्य कहकर, कई प्रकार के अपशब्दों को कहकर किया गया है। लेकिन दोस्तों शूद्र आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। अनार्य उनकी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा शूद्र हैं। शूद्र और अनार्य दोनों अलग अलग शब्द हैं। दोस्तों ऋग्वेद का जो कालखंड है 1500 से 1000 BC, दोस्तों इस काल में 10वें मंडल में, क्योंकि 10वें मंडल को और पहले मंडल को नया बताया जाता है, किस ऋषि ने लिखा, क्यों लिखा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10वें मंडल में ही ये सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों ये बात लिख देने से अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई असर अभी पड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो गया है कि भारत अब सामाजिक व्यवस्था में बच चुका है, समाज में विभाजन हो चुका है। दोस्तों ये सूक्त के साथ कि ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहुराजन्यकृत कुरु तदस्य यब्देश पद्म्याभ्यम शूद्र जायता, दोस्तों इसके साथ ये बात लिख दी गई कि ये सारी व्यवस्थाएं कर्म पर आधारित होगी, अर्थात व्यवसाय पर। दोस्तों समाज में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित था,
व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। ये विशेषता है ऋग्वेद के इस पीरियड की, इस कालखंड की, कि सामाजिक विभाजन हुआ है, समाज को वर्गों में बांट दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार की छुआछूत, अनटचेबिलिटी, किसी भी प्रकार से किसी के साथ असमानता का व्यवहार, महिला या पुरुष के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया गया, अस्पृश्यता किसी के साथ नहीं की गई, किसी भी तरह से विभाजन होने के बाद भी किसी में विभेद नहीं किया गया। दोस्तों ये विशेषता है इस कालखंड की। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आती कभी ये वाली बात, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई, अगर आपकी किसी के आई हो तो लिखकर जरूर बताना कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि समाज को वर्गों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में बांट दिया गया। दोस्तों कौन थे वो ऋषि और क्यों उन्होंने ऐसा किया कि समाज को वर्गों में बांट दिया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। आज हमारा जो समाज है कितना विभाजित हो चुका है इस एक लाइन के कारण। अगर दोस्तों ये वाला दिन अगर भारत ने नहीं देखा होता, भारत ने इस दिन को नहीं देखा होता जिस दिन ये विभाजन किया गया, ना तो दोस्तों भारत ने 712 वाला दिन देखा होता, ना ही दोस्तों भारत ने 1206 वाला दिन देखा होता, ना ही इस देश में 1526, ना ही इस देश में 1857 जैसे दिन हमें देखने पड़ते। दोस्तों ये सारे दिन क्या है, आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों ये थी इनकी सामाजिक व्यवस्था की एक कड़ी, ये एक चैप्टर है केवल कि समाज को ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कर्म के आधार पर बांट दिया गया। दोस्तों ये तो हो गई सारे हमारे पूरे आसपास के समाज की बात। अब दोस्तों परिवार की बात करें हम। परिवार, तो दोस्तों परिवार, आज का हमारा परिवार देखें कि परिवार में मुखिया कौन हुआ करता है। तो परिवार में मुखिया या तो हमारे पिताजी हुआ करते हैं या हमारा बड़ा भाई हुआ करता है। हालांकि आज माताएं भी परिवार की मुखिया होने लगी हैं, लेकिन इस समय परिवार पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता की सत्ता, माता की नहीं, पिता की सत्ता हुआ करती थी। दोस्तों समाज पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा काल में हमने समाज को मातृसत्तात्मक कहा कि माताओं का जो है वर्चस्व हुआ करता था परिवार पे, कि कुछ भी काम है तो माता से पूछ कर ही किया जाए। लेकिन इस समय समाज पितृसत्तात्मक हो गया और दोस्तों समाज बट भी गया, परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई, अर्थात सारी चीज़ें बाप से पूछ कर होगी, माता से पूछो या ना पूछो। दोस्तों सुना शेष आख्यान में बाप ने बेटे को बेच दिया, पिता ने पुत्र को बेच दिया, माता चक्की चला रही है, लेकिन माता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने पति से एक शब्द बोल दे। दोस्तों ये थी पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवार की। दोस्तों समाज तो 4 वर्गों में बट ही चुका है, परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू हो चुकी है, फिर भी एक ऋषि ने ये कहा है, एक व्यक्ति ने ये कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, वैद्य मतलब वो दवाई गोली देने वाला वैद्य, और मेरी माता चक्की चलाती है। दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था की बात एक ऋषि ने कही है।
तो दोस्तों देखकर ये पता चलता है कि समाज भले ही 4 वर्गों में यहाँ बट गया हो, भले ही परिवार पितृसत्तात्मक हो गया हो, लेकिन असमानता या किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी भारतीय समाज में मौजूद नहीं थी। कर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर वर्ण की जो है व्यवस्था लागू हुआ करती थी। यहाँ पर जन्म आधारित समाज नहीं था। दोस्तों इसके बाद ऊपर लिखा गया है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। दोस्तों आज हम देखें, महिलाओं और स्त्रियों को बराबर का अधिकार है। महिलाओं को हमारे भारतीय संविधान में पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। उससे पहले हमने देखा है कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि महिलाओं को जुए और शराब की भांति तीसरा दोष बताया गया, महिलाओं की स्थिति। दोस्तों महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ये बताया गया है विद्वानों द्वारा कि महिलाओं को पुरुषों के समान सारे अधिकार थे। महिला और पुरुषों को समान अधिकार थे। तो अब बात यह है कि महिला और पुरुष को समान अधिकार थे, तो तुम बोलोगे कि तुम क्या देख के आए थे वहाँ पे, तुम्हें कैसे पता? दोस्तों लेजेंड्स बताते हैं, और यही चीज़ जानने की इच्छा रखना ही तो इतिहास पढ़ना है। इतिहास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि पहली बार ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, यही इतिहास पढ़ना है। तो दोस्तों महिला और पुरुष को समान अधिकार थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में 5 मंत्र लेखिकाएं, दोस्तों 5 मंत्र लेखिकाएं ऋग्वेद में 5 मंत्र लेखिकाएं भी हैं जिन्हें विदुषी कहा गया है, और इन मंत्र लेखाओं ने मंत्रों की रचना की है। महिलाओं को यज्ञ में शामिल होने की अनुमति थी। महिलाओं को समाज में, सभाओं में, बिदअत में, समितियों में बराबर भाग लेने के अधिकार दिए गए थे। दोस्तों 5 महिलाएं, घोषा, अपाला,
लोक मुद्रा, बिंबा, विश्ववारा। दोस्तों ये पांचों महिलाएं ऋग्वेद में मंत्र लेखिकाओं के रूप में देखने को मिलती है हमें। सोच लीजिए दोस्तों, उस समय जब वैदिक काल चल रहा है, भले समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया है, भले समाज पितृसत्तात्मक हो गया है, लेकिन किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनार्यों के साथ किया गया वो अलग चीज़ है, वो अलग घटना है। मूल निवासी आर्य संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन समाज में, ऋग्वेदिक काल के आर्यों के समाज में एक दूसरे के साथ तो किसी प्रकार का विभेद नहीं है। घोषा, अपाला, बिंबा, मुद्रा जैसी महिलाएं मंत्र लेखिकाओं के रूप में देखने को मिल रही है हमें। और दोस्तों इससे ये भी पता चलता है कि उस समय महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार भी था। SC ST OBC की नींव डल चुकी है, यही है SC ST OBC, आज तक यही चला आ रहा है, बस कुछ अंतर आए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि महिलाओं को समान अधिकार है। दोस्तों महिलाओं को ये भी अधिकार दिए गए इस काल में कि महिलाएं अपने पति के परित्याग कर देने पर, अपने पति द्वारा त्याग किए जाने पर दूसरा विवाह कर सकती थी। दूसरा विवाह करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया। दोस्तों वेद देवर और भाभी को शादी करने की अनुमति भी देते हैं। वेद दूसरे विवाह की अनुमति देते हैं, वेद देवर और भाभी की शादी की भी अनुमति देते हैं। वेद शिक्षा का अधिकार देते हैं महिलाओं को, वेद महिलाओं को समितियों में भाग लेने का अधिकार देते हैं, वेद महिलाओं को सारे वो अधिकार देते हैं जो आज महिलाओं को दिए गए हैं। दोस्तों एक अधिकार ऐसा है जो महिलाओं को नहीं दिया गया कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं। और ऋग्वैदिक काल में पुत्र की कामना की गई है, पुत्र के जन्म की कामना की गई है, पुत्री के जन्म की कामना नहीं की गई। ये थोड़ा सा अंतर हमें वैदिक काल में देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी महिलाओं की स्थिति। महिलाओं के साथ तो अभी किसी प्रकार का अनाचार, किसी भी प्रकार का कोई दुराचार नहीं किया जा रहा, लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ी सी तो असमानता हमें देखने को मिलती है। एक एनालिसिस करें हम कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या महिलाओं को दूसरे विवाह का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें वेद हमें प्रदान करते हैं, लेकिन बाद के ग्रंथों में और बाद की व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि क्या ही कहें। हम पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये थी महिलाओं की स्थिति। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कई सारे अंतर आए हैं भारतीय समाज में कि समाज विभाजित हो चुका है। महिलाओं के साथ थोड़ी सी असमानता हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा है, यहाँ पर जो राजा हुआ करता है, राजा को ऋग्वेद में राजन कहा गया है। ये वाला राजा,
आपने कभी महाभारत रामायण देखी हो तो उसमें जरूर देखा होगा कि राजन 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 कह के पुरोहित जाते हैं और सामंत वगैरह जो भी है राजन राजन कह के राजा को संबोधित करते हैं। दोस्तों राजा जो है इसे बहु विवाह का अर्थात बहुत सारी शादियों करने का अधिकार था, शादियों को करने का, बहुत सारी स्त्रियों से ये शादी कर सकता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में बहु विवाह प्रचलन में थे। हालांकि कई स्थानों पर यह भी बताया जाता है कि ऋग्वैदिक समाज में पुरुष अक्सर एक ही पत्नी रखा करते थे, एक ही स्त्री से संबंध बनाया करते थे। दोस्तों इनके समाज में राजा का बेटा राजा, क्योंकि दोस्तों ये एक कबीले के रूप में रहते हैं, ये एक सरदार चुनते हैं, अपना एक मुखिया चुन लेते हैं और उसे ही ये लोग राजन कहकर संबोधित करते हैं। और दोस्तों ये राजा अपने बाद अपने पुत्र को अपनी सत्ता स्थानांतरित कर देता है। दोस्तों हमने देखा है, रामायण में देखा है, हमने महाभारत में देखा है। महाभारत में एक उल्लेख हमें कितना अच्छा देखने को मिला है कि बड़ा पुत्र ही सत्ता का अधिकारी हुआ करता है। बड़ा पुत्र सत्ता का अधिकारी, कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को राजा चुना जाएगा। और महाभारत में दुर्योधन जल्दी में था कि मुझे राजा बनना है, तो दुर्योधन कभी कभी तो ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर के चाचा थे, कौन, दुर्योधन के पिता। और कभी कभी ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पिता हुआ करते थे दुर्योधन के पिताजी। तो दोस्तों हमने महाभारत में तो देखा ही है कि युधिष्ठिर अर्थात पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध क्यों हुआ, सत्ता को लेकर, क्योंकि सत्ता हथियानी चाहिए किसने, दुर्योधन ने। और दुर्योधन था छोटा पुत्र जो युधिष्ठिर से उम्र में छोटा था, और लेकिन उसके पिता ने जो दुर्योधन को जो है सत्ता दे दी, और पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ सत्ता को लेकर, जिसमें हमारे पांडव विजयी रहे। तो दोस्तों ये उल्लेख हमें देखने को मिलता है राजा को लेकर कि राजा बहुविवाह कर सकता था, राजा का पुत्र राजा बनता था और बड़ा पुत्र सत्ता का अधिकारी हुआ करता था। दोस्तों इनके जो और कई सारे कबीले हुआ करते थे आर्य समाज में, जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, वहाँ पर राजा के पुत्र या तो उत्तराधिकारी या तो राजा बनकर, राजकुमार बनकर या उत्तराधिकारी। दोस्तों इनको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था कि जाओ सत्ता संभालो और अपना दायित्व निभाओ। दोस्तों ये थी राजा के साथ व्यवस्था, ये राजा की सामाजिक व्यवस्था थी। पद यहाँ पर वंशानुगत हो गया था, पद यहाँ पर अपने परिवार के व्यक्ति को दिया जाता था, अर्थात राजतंत्र की यहाँ पर स्थापना हो गई। कई कई जगह पर यह बताया जाता है, कई कई लेजेंड्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी, कि एक समिति बैठा करती थी और समिति राजा का चुनाव करती थी, लेकिन पद वंशानुगत हो गए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी राज्यों की सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों समाज में SC/ST की नींव मैंने आपको बताया कि समाज किस प्रकार से 4 वर्गों में विभाजित हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको महिलाओं की स्थिति बताई कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा कि राजा
कि परिवार में सामाजिक स्थिति कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसा हुआ करता था। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। दोस्तों क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा हो बढ़ चुका है कि आज भी वही सारी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में ब्राह्मण सर्वोच्च थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, ये व्यवस्था थी। दोस्तों शूद्र का अर्थ कभी भी निम्न जाति का या अस्पृश्य या अछूत, अस्पृश्य, अछूत या निम्न जाति का नहीं होता। शूद्र का अर्थ होता है सेवा क्षेत्र, अर्थात राजा की जो सेवा करते थे उन अधिकारियों को शूद्र कहा जाता था। दोस्तों ब्राह्मण सर्वोच्च, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। शूद्र का अर्थ कभी भी निम्न जाति का नहीं होता। शूद्र का अर्थ कभी भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अछूत है। शूद्र का अर्थ होता है तृतीय क्षेत्र के लोग। और दोस्तों क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं कर्म पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी, तो इस व्यवस्था को बदला जा सकता था। कि मनुस्मृति में हम देखें कि मनु ने क्या लिखा है कि इन चारों वर्गों को उसने विभाजित किया है मनु ने, मनुस्मृति में, लेकिन शूद्रों के लिए उसने अपशब्द का प्रयोग किया है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे धर्म पढ़ते समय। दोस्तों कर्म के आधार पर इसे बदला जा सकता था, इस व्यवस्था को। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण हो तो आपका बेटा भी ब्राह्मण है, आपका बेटा अगर बुरे काम करता है तो वो राक्षस और असुर की श्रेणी में आएगा, आपका बेटा अगर रक्षा करने का काम करता है तो आपका बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, आपका बेटा अगर व्यापार करता है तो आपका बेटा वैश्य कहलाएगा, अगर आप राजा के एक ऐसे अधिकारी हो जो राजा की सेवा करते हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। शूद्र, शूद्र का अर्थ निम्न जाति का कभी भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय समाज में। भारतीय लोगों को बार बार समझाना पड़ता है कि ये शब्द का अर्थ कभी भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत में गुलामी की दास्तान तो वैदिक काल से लिखा है और इस शब्द को डिफाइन ही ऐसे किया गया हर बार इस शब्द को इस तरीके से परिभाषित किया गया कि मानसिकता बन गई कि इस शब्द का अर्थ लोग नेगेटिव लेने लगे। क्योंकि दोस्तों वैदिक काल में एक शूद्र वर्ग जो है और एक अनार्य वर्ग, इनकी तो गुलामी की दास्तां यहीं से लिखा गई। फिर उसके बाद दोस्तों 712 में भले मोहम्मद बिन कासिब का आक्रमण हो, 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हो, या 1857 से 1947 भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो, इन सारे कालखंडों में एक ही वर्ग पर सारा असर पड़ने वाला है और वह वर्ग शूद्र है और अनार्य है। उच्च वर्ग तो हमेशा जो आ रहा है हाथ मिला लो, जो जीता वही सिकंदर, उसके साथ हाथ मिला लो। उच्च वर्ग की ये पॉलिसी रही। शूद्र वर्ग और अनार्य वर्ग तो वहीं से गुलामी लिखते आ रहा है। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई और जाति व्यवस्था गुप्त उत्तर काल में आई। ये तो झूठ है। कौन कहता है कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई? दोस्तों वर्ण व्यवस्था का तो जन्म यहीं से हो चुका है, भले वो कर्म आधारित है लेकिन जन्म तो यहीं हो चुका है। उत्तर वैदिक काल में तो बस ये वाला सिस्टम जन्म पर आधारित हो जाएगा कि अगर ब्राह्मण के घर जन्मा है कोई तो वह ब्राह्मण ही हो जाएगा, भले ही लड़का कुछ भी करता हो, पूरे टाइम नशे में धुत रहता हो, कुछ भी करता हो आज की तरह।
आज की सामाजिक स्थिति की तरह। आज हम देखें जन्म आधारित है सारी व्यवस्थाएं। आज भी हमारे समाज में एक वर्ग को मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार है। एक वर्ग को, एक वर्ग ही आज भी मंदिर में पुजारी बनता है। एक वर्ग ही आज भी सर्वोच्च कहलाता है, सवर्ण कहलाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति दुर्वर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति सवर्ण नहीं है, सारे व्यक्ति इंसान हैं। और दोस्तों यही विभाजन तो भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी करवाएगा, यही विभाजन तो हमें भारत में मुस्लिमों की गुलामी करवाएगा, चीनियों की गुलामी करवाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो वेदों को मानते ही नहीं, वेदों को बिल्कुल कैंसिल कर दिया उन्होंने कि वेद हमारे लिए कुछ नहीं है, वेद झूठे ग्रंथ हैं। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे, इतने ज़्यादा त्रस्त हो जाएंगे कि उन्हें ऋग्वेद जैसे ग्रंथों का बहिष्कार करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि धर्म इतने अलग अलग क्यों हो गए? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बौद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ, जैन धर्म का जन्म क्यों हुआ, देश में सिख धर्म का जन्म क्यों हुआ? ये सारे संप्रदाय भारत में क्यों जन्म ले रहे हैं? उसका कारण है दोस्तों ये वाली व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था को देखकर कनिष्क ने कहा था, चीनी राजा कनिष्क ने कहा कि जाति वर्ण अस्पृश्यता छुआछूत से वशीभूत हिंदू धर्म को मैं अस्वीकार करता हूँ और समानता से वशीभूत समानता से जन्मे बौद्ध धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ। ये कनिष्क ने किया। एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है मुझे कि कनिष्क ने हिंदू धर्म को अपनाने के स्थान पर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो इसका कारण बताया गया कि जाति व्यवस्था से वशीभूत हिंदू धर्म की ओर चीनी राजा कनिष्क आकर्षित नहीं हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। दोस्तों मैं आपको आर.एस. शर्मा जी का एक स्टेटमेंट उनने अपनी बुक में लिखा है, मैं वो आपको पढ़कर बताता हूँ कि उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है। दोस्तों उन्होंने सामाजिक विभेद के बारे में क्या लिखा है कि 1500 के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के लोगों की चेतना का उल्लेख ऋग्वेद में दिखता है। वर्ण शब्द का इस्तेमाल रंग के लिए किया गया। दोस्तों भारत में रंग भेद भी शुरू हो गया, ये आर.एस. शर्मा ने लिखा है। हालांकि इतिहास कोई मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक नियम दे दिया और हर किताब में नियम एक जैसा मिलेगा। दोस्तों हिस्ट्री में सारे नियम हर इतिहासकार की बुक में बदलते रहते हैं। तो दोस्तों ये आर.एस. शर्मा ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मूल निवासियों पर इंडो आर्यों की विजय सामाजिक विभाजनों के जिम्मेदार थे। सामाजिक विभाजन ने इंडो आर्यों को जो है अनार्यों से विजय दिलाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। क्योंकि दोस्तों अनार्यों को तो निम्न वर्ग घोषित कर दिया गया है, उन्हें तो असुर और राक्षस चांडाल इन सारी चीज़ों में डाल दिया गया है, ये सारी चीज़ों का उन्हें बता दिया गया है। तो दोस्तों ये तो खुद ही युद्ध हार गए। और दोस्तों शूद्रों में आगे चलकर शूद्रों को निम्न जाति का और अछूत इस प्रकार की सारी बातें शूद्रों के बारे में की गई। तो दोस्तों ये इस व्यवस्था से तो भारी हो गए। भारतीय समाज में आज तक 2023 तक शूद्रों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ऋग्वैदिक काल से पहले हुआ करती थी। क्योंकि वैदिक काल से पहले तो इंसान इंसान हुआ करता था, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है।
ब्राह्मणोष्मुखमासीद बाहुराजन्य कृत, ये सूक्ति नहीं था तो किसी प्रकार से सामाजिक विभाजन ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमेशा एक बात ये सोचने में आती है मुझे कि ऋग्वेद में आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों ये बात लिखी गई, क्या ज़रूरत थी इस लाइन की, क्यों क्यों आखिर? हर व्यक्ति का ये सवाल है, जो जो हिस्ट्री पढ़ता है उसका हमेशा एक सवाल जरूर रहता है कि ऋग्वेद में ऐसा क्यों किया गया। तो दोस्तों ये थी सामाजिक व्यवस्था, यहीं से भारत की गुलामी की दास्तां लिखा गई। न केवल भारत के लोगों ने मुस्लिमों की गुलामी की है, अंग्रेज़ों की गुलामी की है, बल्कि हजारों साल तक आर्यों की गुलामी भी की गई। क्योंकि यहाँ पर अब केवल एक वर्ग का वर्चस्व है, शूद्र और अनार्य तो इनकी सत्ता से बाहर हो ही चुके हैं, और क्षत्रिय ब्राह्मणों के अंतर्गत कार्य करेंगे, सारे कार्य ब्राह्मणों से पूछकर किए जाएंगे। राजा अर्थात क्षत्रिय यहाँ पर मन से कोई कार्य नहीं करता। वैश्य भी एक ऐसे वर्ग में आ जाएगा अब जहाँ पर वैश्य को केवल और केवल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी भारत में विभाजन की कहानी कि भारत में विभाजन क्यों हुआ। भारत में न केवल इस देश के लोगों ने मुस्लिमों की गुलामी की, अंग्रेज़ों की गुलामी की, चीनियों की गुलामी की, बल्कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने आर्यों की गुलामी भी की। दोस्तों SC ST OBC की नींव डल चुकी है, सामाजिक व्यवस्था सारी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। आने वाली क्लास में हम आर्यों की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या कहीं किसी जगह पर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। अगर दोस्तों मिस की है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा।